हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। और इसमें 6 नवंबर के भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 टॉपिक। फर्स्ट इज वाई स्पोर्ट्स नीडेड टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर। स्पोर्ट्स को नेशनल प्रायोरिटी क्यों बनाना चाहिए, ये गवर्नेंस और इकॉनमी का पार्ट है। जीएस पेपर 2 और 3 का पार्ट होगा। सेकंड टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अंडरस्टैंड करते हैं पूरा डिटेल में। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के लिहाजे से। एंड कॉप 30 ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आएगा। यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था डिटेल में। जंपिंग स्पाइडर पीलिया जिनस रीडिस्कवर्ड आफ्टर 123 ईयर्स। तो ये एनिमल के बारे में है, स्पेसीज इन न्यूज़ के बारे में है। जीएस पेपर 3 और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे? प्रीलिम्स के लिए चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। मेंस के लिए ये लास्ट वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट मेंस के लिए बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगे। वाई स्पोर्ट्स नीड टू बी ए नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर। स्पोर्ट्स एक नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर क्यों होना चाहिए? अब ये कहाँ से लिया हमने? हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। ठीक है, तो अलग अलग न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो आसाम ट्रिब्यून हो, सारे इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए हम लोग लेके आते हैं। और ये लिखा है श्री अमिताभ कांत ने, उनके साथ हैं देश गौरव सखी। तो श्री अमिताभ कांत कौन है? ये नीति आयोग में रह चुके हैं। ये लास्ट ईयर जब G20 आया था, G20 का समिट 2023 में इंडिया हुआ था, तो पूरा पूरा ऑर्गेनाइजर कौन थे? श्री अमिताभ कांत साहब ही थे। तो इनको देख के ये अंदाजा आप लगा सकते हो कि इन्होंने जब ये आर्टिकल लिखा है तो फिर इसको हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहिए। वाई स्पोर्ट्स नीड टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर। अ हेल्दी, स्किल्ड, रेजिलियंट एंड कॉन्फिडेंट पॉपुलेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव नेशन। एक हेल्दी, स्किल्ड, रेजिलियंट एंड कॉन्फिडेंट पॉपुलेशन जो है वो एक प्रोग्रेसिव नेशन का क्या होता है? फाउंडेशन होता है। स्पोर्ट्स सर्व एज अ डायनेमिक कैटलिस्ट टू अचीव दीज आउटकम्स। स्पोर्ट्स किसकी तरह काम करता है? एक डायनेमिक कैटलिस्ट की तरह काम करता है इन आउटकम्स को अचीव करने के लिए। बाई साइमल्टेनियसली इनहेंसिंग हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल कोहेशन। स्पोर्ट्स क्या करता है? इन्हेंस करता है हेल्थ को, प्रोडक्टिविटी को और सोशल कोहेशन को। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये पुरानी जो धारणाएं हैं वो आप सीधे सीधे यहाँ पे काम नहीं करती। विथ इंडिया पोटेंशियली होस्टिंग द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में हम लोग होस्ट करने वाले हैं पोटेंशियली, अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है। देर इज अ रिन्यूड अर्जेंसी टू व्यू स्पोर्ट्स एज अ कोर एलिमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट रादर देन अ पेरिफेरल एक्टिविटी। तो नेशनल डेवलपमेंट का ये कोर एलिमेंट होना चाहिए, पेरीफेरी पे नहीं होना चाहिए कि स्पोर्ट्स को हम पेरीफेरी पे रखें। अब वाई स्पोर्ट्स शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल, खेलने वाले लोग जो हैं, स्पोर्ट्स से क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इनहेंस होता है हर किसी का। हेल्दी एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगा। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमी भी मल्टीप्लाई करता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की वजह से स्पोर्ट्स की रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगी, फिटनेस होगा, टूरिज्म होगा एंड मीडिया सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। Preventive health. With non-communicable diseases causing over 60% of deaths, daily physical activity reduce public health burden and future fiscal pressure. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है 60% डेथ को कॉज कर रहा है। सो डेली फिजिकल एक्टिविटी क्या करेगा? पब्लिक हेल्थ बर्डन को रिड्यूस करेगा एंड फ्यूचर फिजिकल प्रेशर को बढ़ाएगा। एजुकेशन एंड स्किल लिंकेज। इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इनटू करिकुलम इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर हम करिकुलम में लगाते हैं तो उससे लोगों का, बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। एथिक्स में आप पढ़ते हो, टीम वर्क इंप्रूव होता है ना। स्कूल रिटेंशन, क्योंकि आप स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, आप एक्साइटेड रहते हो, खेलना भी है। स्कूल में रिटेंशन होता है और एम्प्लॉयबल यूथ क्रिएट होता है। सोशल कोहेसन। स्पोर्ट्स जो है हर तरह के यूथ जो हैं, किसी भी कास्ट के, जेंडर के, है ना, रीजन के, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। तो ये सारा यूनिटी और सिविक पार्टिसिपेशन को जन्म देता है, बढ़ावा देता है। विकसित भारत 2047 के लिए बहुत सही है। अब बात करते हैं न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025।
focuses not just on winning medals but on building a complete ecosystem with 5 main pillars. तो न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो है वो सिर्फ मेडल्स जीतने पे फोकस नहीं करता बट एक कंप्लीट इकोसिस्टम जीतने पे फोकस करता है, जिसके 5 मेन पिलर्स हो। क्या क्या मेन पिलर्स हो? एक्सेलेंस हो, जिसमें एजुकेशन हो, जिसमें मास पार्टिसिपेशन हो, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो और जिसमें सोशल डेवलपमेंट हो। मेक्स स्पोर्ट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, सिटी प्लानिंग, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। हेल्थ को किसका पार्ट बनाना है? एजुकेशन का। हेल्थ को किसका पार्ट बनाना है? सिटी प्लानिंग का। हेल्थ को किसका पार्ट बनाना है? हेल्थ केयर का एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज का। encourages teamwork between states, allowing them to create and compete through new initiative like a national SAPA index। तो इसमें अलग अलग स्टेट एक दूसरे से compete भी करते हैं। नया इनिशिएटिव लिया गया है, नया इनिशिएटिव का नाम क्या है? नेशनल सापा इंडेक्स। तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, सापा का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स भी होगा और फिजिकल एक्टिविटी की भी बात यहाँ पे की जाएगी। सपोर्ट्स पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप होगी। प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू फंडिंग देगा, है ना। एंड प्रमोट्स मॉडल दैट बिल्ड एबिलिटीज एंड स्किल्स, और मॉडल प्रमोट किया जाएगा जिससे कि एबिलिटीज बिल्ड हो एंड स्किल्स बिल्ड हो। सीज स्पोर्ट्स एज समथिंग वैल्यूएबल फॉर सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, नॉट जस्ट एज ऑप्शनल स्पेंडिंग। स्पोर्ट्स एक ऑप्शनल स्पेंडिंग की तरह नहीं होगा, समथिंग वैल्यूएबल होगा जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब सापा क्या है? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? सापा। द पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस द टर्म स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी सापा एंड प्रमोट्स इट्स इंटीग्रेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। और सापा का इंटीग्रेशन डिफरेंट सेक्टर के अक्रॉस कौन करेगा? सापा करेगा, ठीक है। इन एजुकेशन स्पोर्ट्स पीरियड शुड बी टेकन सीरियसली एंड नॉट सीन एज जस्ट फ्री टाइम। स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में स्पोर्ट्स को सीरियसली लेना चाहिए और सिर्फ फ्री टाइम की तरह नहीं लेना चाहिए। अर्बन प्लानिंग, इट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड प्ले ग्राउंड्स व्हेन डेवलपिंग न्यू सिटीज। प्ले ग्राउंड डेवलप करना चाहिए, है ना। जब भी नया सिटी बन रहा हो उसमें प्ले ग्राउंड्स बनने चाहिए। हेल्थ केयर, डॉक्टर शुड रिकमेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटीज डेली। डॉक्टर्स को भी लोगों को 30 मिनट्स का वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटीज डेली रिकमेंड करना चाहिए। इन इकोनॉमिक पॉलिसी स्पोर्ट्स फंडिंग मस्ट बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड बजटेड। इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, वहां पे स्पोर्ट्स फंडिंग को प्रॉपरली प्लान किया चाहिए और बजट करना चाहिए। अब ये देखो सापा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे हैं? सापा बोल रहे हैं। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स क्या इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है? क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है? तो यस, सिर्फ 0.1% करता है। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 0.5% करता है, बट जीडीपी में 1%, 0.1, एम्प्लॉयमेंट में 0.5। बट ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि इंडिया में पोटेंशियल है कि ये जीडीपी स्पोर्ट्स 2% तक बढ़ जाए, पूरे ओवरऑल जीडीपी का 2% हो जाए और 4% जॉब क्रिएट करने लग जाए 2047 तक। एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज एग्जिस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, एनालिटिक्स बनाया जा सकता है, स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, कोचिंग दिया जा सकता है, इवेंट मैनेजमेंट किया जा सकता है। अलाइनमेंट विथ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ अलाइन हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया कैन कन्वर्ट स्पोर्ट्स इनटू अ फॉर्मल सेक्टर फॉर इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट। स्पोर्ट्स एक फॉर्मल सेक्टर बन सकता है, किसके लिए? इनोवेशन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव क्या होगा? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 फोकस ऑन 5 पिलर। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी किस पे फोकस करता है? एक्सेलेंस पे, एजुकेशन पे, मास पार्टिसिपेशन, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन हो, मास, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो। प्रमोट्स अ शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन स्कीम्स टू कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बिल्डिंग अमॉन्ग स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजन के बीच में एक तरह से क्या हो? कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम क्रिएट हो। व्यू स्पोर्ट्स एज अ पब्लिक गुड एंड अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर नेशनल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स जो है एक पब्लिक गुड की तरह काम करे, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करे, किसके लिए? नेशनल डेवलपमेंट के लिए। स्टेट लेवल इनोवेशन, ओडिशा's model of sport investment and athlete support offers a replicable framework for other state। उड़ीसा में जिस तरह से स्पोर्ट्स को इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है और एथलीट को सपोर्ट दिया जा रहा है, पूरे इंडिया के लिए एक मॉडल का काम करने वाला है या करेगा। हॉकी को उड़ीसा में काफ़ी सपोर्ट दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, और एथलीट्स को भी काफ़ी सपोर्ट दिया गया है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन बी इनकरेज थ्रू अ नेशनल इंडेक्स फॉर सापा। ठीक है, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क मतलब अलग अलग स्टेट एक दूसरे से कोऑपरेट करे, सेंटर और स्टेट कोऑपरेट करे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंक्रीज किया जा सकता है सापा इंडेक्स की वजह से, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस को ट्रैक कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, CSR इनिशिएटिव, स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप एंड प्राइवेट एकेडमिक्स can expand access and innovation. Incentive should promote private public private partnership infrastructure में, ट्रेनिंग में एंड वेलनेस प्रोग्राम्स में। बट क्या स्पोर्ट्स में चैलेंजेस नहीं आएंगी? बहुत सारी चैलेंजेस है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए जो इंडिया में बहुत कम है, रूरल एरियाज में तो बहुत ही कम है। फंडिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको ग्राउंड्स बनाने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इनसफिशिएंट फंडिंग है। ठीक है, ओवर एम्फेसिस ऑन मेडल पे और एलीट स्पोर्ट्स जो है गोल्फ वगैरह पे ज़्यादा एम्फेसिस है, जबकि मास पार्टिसिपेशन में एम्फेसिस कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है, मिनिस्ट्री और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कम है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एज एन इकोनॉमिक सेक्टर, स्पोर्ट्स को एज एन इकोनॉमिक सेक्टर रिकॉग्नाइज किया जाए, फिजिकल इंसेंटिव दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए एंड क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए, फिजिकल लिटरेसी को मेन स्ट्रीम किया जाए, इंटीग्रेट स्पोर्ट्स अक्रॉस स्कूल्स एंड वर्क प्लेस, स्पोर्ट्स को स्कूल्स एंड वर्क प्लेस में इंटीग्रेट किया जाए, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम, इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट। कोऑर्डिनेशन हो किसके बीच में हो? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिलिट्री, हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट। encourage research and data, develop evidence based sports analytics and national fitness benchmark, एविडेंस बेस्ड स्पोर्ट्स एनालिटिक्स डेवलप किया जाए और नेशनल फिटनेस बेंचमार्क भी डेवलप किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आप देखते हो ना, क्रिकेट में फिटनेस बेंचमार्क होता है, ठीक है, वहां पे यो स्कोर दिया जाता है ना। प्रमोट इक्विटी एंड एक्सेस, इंश्योर जेंडर पेरिटी एंड रूरल इंक्लूजन। जेंडर पेरिटी अभी क्रिकेट में आया तो इसके वजह से काफी अच्छा हुआ क्रिकेट। एंड रूरल इंक्लूजन थ्रू कम्युनिटी लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कोर्ट को आपने क्या कर दिया? गाली दे दी, कोर्ट के जजेस को आपने गाली दे दिया, ठीक है, एक तरह से आपने उनका डिसरेस्पेक्ट कर दिया। तो कंटेम्प्ट मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हो? डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। वो डिसरेस्पेक्ट आपका क्या है? विलफुल है, सोच समझ के किया हुआ है, अनजाने में जनरली किया हुआ नहीं है ना। वो डिसरेस्पेक्ट को कोर्ट दो टाइप में बांटता है, सिविल और क्रिमिनल। मान लो कोई कोर्ट का जजमेंट है जो आप इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हो, तो कोर्ट का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो। तो अगर जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हो तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया आप पे, क्रिमिनल कार्रवाई करके आपको जेल में डाला जा सकता है। और अगर आप बस थोड़ा बहुत गाली वाली दिए, कुछ खास क्रिमिनल आपका एटीट्यूड वहां पे नहीं है, तो सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। वाई व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंडिया में क्या है? A recent controversy involving alleged contemptuous remark against the Chief Justice of India and the Supreme Court, highlighting the gravity of contempt as an offence, undermining the judiciary authority and the administration of justice. Such acts, especially when amplified in media and social media, damages constitutional morality and call for legal scrutiny. तो अगर हाल ही में किसी ने CGI को चप्पल उछाल दिया है ना, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दी, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या देखी जाती हैं? ग्रेविटी ऑफ कंटेम्प्ट एज एन ऑफेंस। कंटेम्प्ट जो है वो एक ऑफेंस की तरह है, उसको देखा जाता है। जुडिशरी का अथॉरिटी डिक्लाइन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अंडरमाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अंडरमाइन होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू एनी एक्ट, आई रिपीट, any act that disrespects, I repeat, disrespect or undermines the authority, dignity and functioning of the judiciary. तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। प्रीलिम्स में तो आप ये अगर समझ गए तो आप आराम से बता सकते हो। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में 19 क्लॉज 1 जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। उसके ऊपर 19 क्लॉज 2 जो है आपके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल ग्राउंड बनता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहां पे रोका जाए। मतलब अगर आप कोर्ट को कंटेम्प्ट करना चाहते हो और बोलो कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो नहीं है,
उस पर रेस्ट्रिक्शन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं डिफाइन नहीं किया है, बट आर्टिकल 129 से एंड आर्टिकल 215 से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को बोला है कि दोनों कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब ये जो भी काम करेंगे, इनका जो भी एक्ट्स होगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको परपेचुअल मेमोरी की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा, टेस्टिमनी की तरह फ्यूचर 30 साल 50 साल 100 साल बाद भी यूज किया जा सकता है। ये आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए 2215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का में साथ साथ ये भी इंक्लूड होता है, दे आर हैविंग द पावर टू पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट। उनके खुद के कंटेम्प्ट के लिए उनको वो पनिश भी कर सकते हैं। अब कंटेम्प्ट क्या है, कैसे डिफाइन होगा, ये तो नहीं बताया गया, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना 1971 में एच.एन. सान्याल कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो तरह से डिफाइन किया गया, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि अगर कोई स्कैंडलाइज करता है और कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रिजुडिस और इंटरफेरेंस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये सब गंदे गंदे जो काम करता है, उसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिसरेस्पेक्ट नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसेस का थ्रेटनिंग है। ठीक है, और सिविल कंटेम्प्ट मतलब विलफुल डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस आपने किया कोर्ट के ऑर्डर का, जजमेंट का, डायरेक्शन का, और ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। इट टिपिकली इन्वॉल्व फेलियर टू कंप्लाई विथ प्रोसीजर, प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया कुछ खास, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब आप जुडिशियल प्रोसेस से ही टिंकर कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, उनके अगेंस्ट जा रहे हो। इनिशिएशन एंड पनिशमेंट, प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड सुओ मोटो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद से ये केस ले सकते हैं, जिसको हम सीओ मोटो बोलते हैं, या जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं या अलग अलग स्टेट्स के एडवोकेट जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर, और एडवोकेट जनरल मतलब हर स्टेट्स के लॉयर, ये अपने इनके कंसेंट पे, ये थर्ड पार्टी की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुओ मोटो नहीं, इसके बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का जेल हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों सजा सुनाई जा सकती है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लिमिट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल डिसीजन इज नॉट कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला था कि अगर फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है जुडिशियल डिसीजन का, मतलब फॉर एग्जांपल जुडिशियल ने कोई डिसीजन दिया, उसके ऊपर कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया उसको क्रिटिसाइज करते हुए, तो वो कोई कंटेम्प्ट नहीं है। पनिशिंग कंटेम्प्ट्स रिक्वायर क्लियर वायलेशन, क्लियर वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर कोई करेगा तो ही कंटेम्प्ट है। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा, अंडरमाइनिंग जुडिशरी, हैज बीन पनिश्ड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कोई गाली वाली देगा तो सीधे वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इन शनमुगम वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट upheld the contempt laws are essential to uphold the administration of justice। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कंटेम्प्ट लॉ इसलिए जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एसेंशियल मानते हुए अपहेल्ड करना है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ इन इंडिया सेफगार्ड्स जुडिशियल डिग्निटी एंड इंश्योर्स द smooth functioning of judicial system within constitutional bounds. It balances freedom of expression with the necessity to protect judicial authority and constitutional morality. Freedom of expression को बैलेंस करेगा, है ना, जुडिशियल अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करेगा, thereby supporting rule of law and substantive justice। इस तरह से वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेगा और सब्सटेंसिव जस्टिस को सपोर्ट करेगा। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक तो नहीं है, थर्ड टॉपिक पे, COP30 ऑफ UNFCCC। मैंने आपको लास्ट DCA में भी बताया था कि अर्थ को बचाने के लिए अर्थ समिट 1992 में हुई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की बॉडी बनी थी, जो हर साल मीटिंग करती है, जिसको हम COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज जो हैं शामिल होती हैं। तो इस बार अब 1992 से होते होते, ठीक है, 1994-95 में पहली बार इनकी मीटिंग लगी थी, और तीसरी बार अभी होने वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं COP30। अहेड ऑफ COP30 कहाँ होने वाला है? बेल्लम में, ब्राजील में। डिस्कशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, है ना, क्लाइमेट फाइनेंस का डिस्कशन इंटेंसिफाई हो गया है। पैसा, क्लाइमेट के ऊपर पैसा। अ न्यू रिपोर्ट बाकू टू बेल्लम रोड मैप टू 1.3 ट्रिलियन calls upon developed countries to formulate a delivery plan by next year for mobilizing $300 billion annually from 2035 to help developing nation mitigate and adapt to the climate change। अब देखो पूरी स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है,
है ना, क्लाइमेट चेंज। आप भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील करते हो, टेम्परेचर ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज किस वजह से हुआ, इसमें मेन कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएस, फॉर एग्जांपल कनाडा, तो इन कंट्रीज का, जापान, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई, जिसके वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आया, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हुआ, और धीरे धीरे हर कंट्री को, हर डेवलपिंग कंट्री को भी जहाँ डेवलपमेंट नहीं है उनको भी ये प्रॉब्लम्स, इनकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो नैरेटिव ये है कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज एक साइड और डेवलपिंग कंट्रीज एक साइड। डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे चाहिए, वो पैसा उनको डेवलप कंट्री दे, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट को एक तरह से क्या किया है, चेंज करवाया है, एक तरह से ज़्यादा बड़ा रोल किया है, ग्लोबल वार्मिंग करवाया है। डेवलपिंग कंट्री को, फॉर एग्जांपल स्मॉल आइलैंड नेशन डूब रहे हैं, उनको मिटिगेशन चाहिए, मिटिगेशन चाहिए, पेड़ वेड़ लगाना है उन लोगों को, एडाप्टेशन चाहिए, एसी वेसी लगाना है। तो मिटिगेशन और एडाप्टेशन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डेवलपिंग कंट्री जूझ रही हैं, वो फ्री में तो होगा नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस लगाने हैं उनको। पैसा कौन देगा, डेवलप्ड कंट्री देगा। तो अभी तक जितनी बार कॉप हुआ है, खासकर जब बाकू में हुआ था, तब से बात यही हो रही है कि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री क्या देगा, पैसा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, रिन्यूएबल एनर्जी लगाने के लिए टेक्नोलॉजी देगा, है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, ये सारा कुछ करेगा, है ना। तो बात यही हो रही है कि 2035 के बाद $300 बिलियन एनुअली पैसा दे, डेवलप्ड कंट्री दे, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। इसको क्लाइमेट फाइनेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मोबिलाइज टू सपोर्ट मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करो, एमिशन को रिड्यूस करो, है ना, नए नए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगाओ। एंड एडाप्टेशन, एडाप्टेशन मतलब कोपिंग विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो ही गया, गर्मी लगी रही है तो एसी लगा लो इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। द COP इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कॉप जो है, कॉप में जो भी लीडर्स होते हैं वो आते हैं, तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी यही है, एनुअली मिलती है, क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने की बात कहती है। लास्ट टाइम बाकू में मिले थे, इस बार बेल्लम में मिल रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। अर्थ समिट कहाँ हुआ, रियो में, UNFCCC 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल बड़ा बड़ा ही फेमस प्रोटोकॉल था, जहाँ पे बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन की बातें की गई कि हर कंट्री अपना एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस करे। कोपेनहेगन 2019 से 100 बिलियन पर ईयर की बात करी गई कि डेवलपिंग कंट्री को पैसा मिले डेवलप्ड कंट्री की तरफ से। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में फाइनेंस को मिटिगेशन के साथ, एडेप्टेशन के साथ लिंक कर दिया गया। रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग टारगेट, और हर 5 साल बाद टारगेट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। ग्रीन फाइनेंस मतलब ऑल इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल हो, वाटर मैनेजमेंट हो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो। बट क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब सिर्फ दो चीजों पे बातें ज्यादा हो रही हैं, है ना, एक मिटिगेशन पे और दूसरा एडाप्टेशन पे। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रहा है उसको कैसे घटाएं, पेड़ वेड़ कैसे लगाएं, और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं, जिससे कि अगर फ्लड वलड आ भी रहा है तो एडाप्टेशन हो पाए। तो ये क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्टली उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पॉल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों की बात ग्रीन फाइनेंस में हो रही है। सोर्स क्या हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। क्लाइमेट फाइनेंस में बात प्रीडोमिनेंटली इंटरनेशनल हो रही है, और डेवलप्ड नेशन पे ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है। फ्रेमवर्क ये UNFCCC से बाउंड नहीं है, ये UNFCCC और उसका पेरिस एग्रीमेंट कॉप डिसीजन से बाउंड है। क्लाइमेट फाइनेंस पे इंडिया का डिसीजन क्या है। इंडिया मेंटेन्स दैट क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी न्यू, एडिशनल, प्रिडिक्टेबल एंड कंसेशनल, नॉट रीपैकेज डेवलपमेंटल. It opposes the dilution of developed countries' responsibility through voluntary or private sector driven finance. India criticizes the $300 billion post 2035 pledge as grossly insufficient. इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कि $300 बिलियन जो है ना, पोस्ट 2035 वो ग्रॉसली इनसफिशिएंट है। emphasizing the need for $1.3 ट्रिलियन एनुअल टारगेट, जिससे कि 1.3 ट्रिलियन एनुअल टारगेट
डेवलपिंग नेशंस को मिलना चाहिए। इंडिया हैज ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द लॉस एंड डैमेज फंड। जो क्लाइमेट इम्पैक्ट से जूझ रहे कंट्रीज हैं, इरिवर्सिबल क्लाइमेट इम्पैक्ट से, उनके लिए लॉस जो उनका हो चुका है, लॉस एंड डैमेज फंड बनना चाहिए। इंडिया ने ग्रीन इनिशिएटिव बहुत सारी ली है, नेशनल एक्शन प्लान लिया है पूरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन मिशन, सोलर मिशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, सब कुछ किया इंडिया ने। इंडिया ने ग्लोबल इनिशिएटिव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिलकर फ्रांस के साथ स्टार्ट किया है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बातें करता है कि ऐसा लाइफ स्टाइल हमें अडॉप्ट करना है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कपड़े बार बार नया नया नहीं खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 80,000 के जूते नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, पुरानी चीजें रीयूज कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक अप्रोच, leveraging global finance for clean technology transition while safeguarding developmental priorities such as energy access, employment, and poverty alleviation. Now, what is the way forward? Global accountability को enhance करना, a transparent roadmap to deliver on post 2025 commitment must be finalized at COP30. Diversified source, explore innovative financing such as carbon taxes, aviation levies on wealth tax as suggested by Baku to Bellam roadmap. Strengthen domestic framework. India should develop a climate finance mobilization strategy integrating public and private investment. और साथ साथ में साउथ साउथ मतलब गरीब गरीब, डेवलपिंग डेवलपिंग नेशन को एक साथ टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करना चाहिए। अब ये छोटा टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक है। जंपिंग स्पाइडर पीलिया जेनस रीडिस्कवर्ड आफ्टर 123 ईयर्स। 123 ईयर्स के बाद ये स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर, वापस रीडिस्कवर हुआ है, ठीक है। द न्यू स्पाइडर पीलिया मेलेंडू दैट वाज डिस्कवर्ड इन चिकमंगलूर में डिस्कवर हुआ है। रिसर्चर discovered a new species of jumping spider named Pilia melendu in Madugundi village, Chikmagaluru district, Karnataka, part of the Western Ghat. डिस्कवरी ये 123 ईयर्स में आई है। लास्ट रिकॉर्डेड स्पेसीज है केरला में 1902 में। बोथ मेल एंड फीमेल स्पेसिमेन वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउिंग कंप्लीट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। इसमें मेल भी मिला है और फीमेल भी मिला है, बहुत बढ़िया। स्पाइडर्स वेयर फाउंड ओनली ऑन 2 प्लांट स्पेसीज। स्पाइडर सिर्फ 2 ही प्लांट स्पेसीज पे पाए गए, है ना। इसका मतलब है कि एक यूनिक स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट उनकी है अगर उनको हेल्दी इकोसिस्टम हमें देना है। अब पीलिया मेलेंडू क्या है? पीलिया मेलेंडू बिलोंग्स टू पीलिया जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर, ठीक है। फैमिली सॉल्टिसेड, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। डिस्कवर इसको अजीत पेडियार एंड टीम ने किया, इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। This marks a rare discovery of a genus long unseen in the region and highlights the Western Ghats as a still vastly underexplored. इस Western Ghat अभी भी vastly underexplored biodiversity hotspot है। The discovery was published in Zoo Taxa and International Biodiversity Journal, further emphasizing the scientific importance. Now talk about prelims MCQ. Consider the following statement regarding the new National Sports Policy 2025. अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। NSP 2025 aims to integrate sports with education, city planning, healthcare, economic policies. The policy primarily focuses only on winner medals and international events. NSP 2025 encourages partnership between government and private sector for sports development. तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है, ठीक है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर 3 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन, बताइए कौन सा सही है। पॉज करिए, सोचिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। थर्ड UNFCCC के ऊपर है, फर्स्ट सेकंड 3 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन, कमेंट में बताइए कौन सा सही है। ये कल वाले हो गए ग्रीन इंडिया मिशन के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन, इसका आंसर आपके सामने है। साइट्स के ऊपर इसका भी आंसर आपके सामने है, और अफगानिस्तान के ऊपर इसका भी आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड जय हिंद।